हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है बोर्ड परीक्षा की तैयारी? अच्छी ही चल रही होगी। और चाहे स्कूल की परीक्षा हो या बोर्ड की परीक्षा हो, जानते ही हो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस और एग्जाम्पलर के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सीरीज जो है वो इसलिए मैंने स्टार्ट किया ताकि आपकी स्कूल की एग्जाम भी इजी हो जाए, और अगर आप बोर्ड एग्जामिनी हो तो आपकी बोर्ड एग्जाम भी इजी हो जाए। तो मैंने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन का लेक्चर ऑलरेडी जो है अपलोड करवा दिया है चैनल पे। और आज एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक चीज़ तो मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस वो आपको जो है चैनल्स पे मिलते रहते हैं समय समय पर, है ना। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सीरीज पे काम कर रहे हैं बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। ओके, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर हो गया और फोकस से रे जो है वो आ रही है, तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कहोगे हाँ सर, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर फोकस से रे आ जाती है तो पैरेलल हो जाती है। ये कॉनकेव मिरर में भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है। ये यही तो क्वेश्चन है। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ठीक है, जब पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट होती है तो पैरेलल हो जाती है। किस में बेटा? कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। क्लियर हो गया? A 10 mm long all pin is placed vertically in front of a concave mirror. कॉनकेव मिरर के सामने 10 mm का ऑल पिन रख दिया, मतलब ये HO हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। A 5 mm long image of the all pin is formed. अब ऑल पिन का इमेज जो बनता है वो 5 mm का बनता है, तो ये HI हो गया। और छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है मतलब क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया V, ठीक है। और कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ मान लो जो है पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बेटा। और इमेज बन रहा है, छोटा सा इमेज बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ बन रहा है, तो अगर यहाँ भी बन रहा है तो V का जो है कोऑर्डिनेट क्या आप ले लोगे? नेगेटिव ले लोगे, ठीक है। तो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, इसका फोकल लेंथ हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ मामला क्या है कि आपको HO दे दिया है 10 mm, ठीक है। तो 10 mm मतलब क्या हो गया? तो 10 बाय आप जो है ये कर दो, मिली 10/10 कर दो तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और HI आपका जो है, HI आपका दे दिया है 5 mm, तो 5/10 कर दो तो हाफ सेंटीमीटर हो गया। अब कहोगे सर सेंटीमीटर में क्यों बदल दिया आपने? सेंटीमीटर में आपने क्यों बदल दिया? तो सेंटीमीटर में हम लोग इसको इसलिए बदलते हैं क्योंकि यहाँ V हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, V दिया है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में बदला है। तो अब यहाँ HI है, HO है, और क्या कह रहा है भाई? तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे मिरर फॉर्मूला से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो v दिया हुआ है -30 ना, तो 1/-30 प्लस 1/u, u कितना दिया हुआ है भाई? प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। अब u तो दिया हुआ ही नहीं है, चलो भाई अच्छी बात है। HI HO तो दिया हुआ है ना,
तो हम लोग पहले u कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। तो एच आई कितना था? एच आई आपका आ गया, रियल है ना, -5 mm ना, तो -½ सेंटीमीटर आ गया। जस्ट ए मिनट बेटा, -½ सेंटीमीटर आ गया। एच ओ आपका 1 सेंटीमीटर था और -v तो -30/u आ गया। ठीक है, तो -½ इज इक्वल टू 30/u आ गया। ठीक है, तो -u इज इक्वल टू 60 आ गया। तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ -60 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो 1/-30 है, -1/60 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1/f हो गया। तो 60 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। -3/60 इज इक्वल टू 1/f आ गया। तो f इज इक्वल टू आपका -20 सेंटीमीटर निकल जाता है। अब यहाँ आप ऑप्शन देख लो, -20 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। अगर मान लीजिए डायरेक्ट यू नहीं दिया हुआ है तो एच आई एच ओ देख लेंगे, उससे यू निकाल लेंगे, फिर एफ निकाल लेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट? कॉनकेव मिरर कब बनाता है लार्जर इमेज? बोलिए, कब बनाता है कॉनकेव मिरर लार्जर इमेज? ये कॉनकेव मिरर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। क्या सेंटर पे रख देंगे तब लार्जर इमेज बना देगा? कहोगे नो सर, वहां तो एच आई एच ओ के बराबर होता है, इक्वल बनाता है। तो तब कब होगा? तब कब हो सकता है? तो जब हम इसको फोकस के तरफ शिफ्ट करेंगे तो इमेज इधर बनेगा। जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट, इमेज इधर निकलता जाएगा, बड़ा भी होता जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऑप्शन आप यहाँ ले सकते हो। ठीक है, वैसे और भी ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना भाई वो तो हम लोगों ने करके देख लिया, वो तो हम लोगों ने करके देख लिया। ठीक है, वहां तो एच आई एच ओ के बराबर होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ से कम पर रखें, ठीक है, तो बड़ा तो फिर भी बनता है। ठीक है, लेकिन ये वर्चुअल बन जाता है ना, बिहाइंड द मिरर बन जाता है ना। तो अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तब ये ऑप्शन हम लोग ले लेते। अगर रियल वाला ऑप्शन नहीं होता तब ये ऑप्शन हम ले सकते थे। चूंकि क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल। अच्छा, कंडीशंस है, कंडीशंस है तब ये भी ले लो आप। ठीक है, लेसर देन फोकल लेंथ ये भी ले लो, ये भी, ये तो है ही। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा पर रखोगे, मतलब बियॉन्ड सी रखोगे, तब तो बेटा छोटा बन जाएगा। ठीक है, कंडीशंस है तो आप बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है फिगर शोज रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, मीडियम ए से बी में जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए। ठीक है, तो लाइट जिसमें जा रही है, ठीक है, मैंने लेक्चर में भी इसको पढ़ाया हुआ है कि लाइट जिस मीडियम में जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकालते हैं। ठीक है, और उसके एंगल को बेटा डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ एन बी ए निकालना है, बी रिलेटिव टू ए निकालना है, तो इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। इज इक्वल टू साइन आई कितना डिग्री है बेटा? 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री बाई जो है साइन आर हो गया, तो साइन 45 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करोगे, चूंकि अब आपने ट्रिगो पढ़ ही लिया है, तो ये आपका √3/√2 आ जाता है। ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए। फिर मीडियम बी का निकालना है, रिलेटिव टू ए निकालना है, लेकिन यहाँ एंगल नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। ये देखना है कि ग्रेटर देन यूनिटी होगा, लेस देन यूनिटी होगा, इक्वल टू यूनिटी होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, मान लो कि रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। पानी है?
पानी रखना चाहिए था ना। तो जब ये मीडियम ए से बी में जा रही है तो ऑब्वियसली ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, और बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल जब होता है तो वेलोसिटी तो घटती है बेटा। अगर एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लें, ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, n इज इक्वल टू सी बाई बी हो रहा है, तो वेलोसिटी घटेगा तो इंडेक्स बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही सब तो फॉर्मेट होता है, यही सब तो कॉन्सेप्ट होता है। देख लो, मैंने इसमें भी पढ़ाया था, एनसीईआरटी लेक्चर में भी, और यहाँ भी आपको पढ़ा देता हूँ। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ज़्यादा रखते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ये भी ज़्यादा होगा, और इंडेक्स अगर कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर में चले आइए। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, अगर इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, और आप स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, आप v की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, और इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और तीसरी बात, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम बेंडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो बेंडिंग भी बेटा ज़्यादा होगा, और इंडेक्स अगर कम है तो बेंडिंग भी कम होगा। इस सब टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ स्पीड घटेगा तो स्पीड घटेगा तो इंडेक्स बढ़ेगा, तो पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा, तो अब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा। यूनिटी का मतलब यहाँ 1 लिया है तो ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा, इंडेक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन यूनिटी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले नंबर में चले आइए, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी, ठीक है, ए और बी से लाइट इन किया and emerge out of the box through the holes C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? अब इसमें क्या रखा हुआ है, ठीक है, देख लो आप, ये देख लो, ये मान लो हमने यहाँ स्लैब रख दिया, क्या होगा, रे आती है, बेंड करती है, निकल जाती है, ठीक है, तो किसका फॉर्मेट है, ये स्लैब का ही तो फॉर्मेट है। रे आएगी, ठीक है, बेंड करेगी, निकल जाएगी, रे आएगी, बेंड करेगी, निकल जाएगी, ठीक है, तो ये आपका स्लैब ही रखा हुआ है अंदर में। तो ऑप्शन हो गया कौन चीज, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा हुआ है। ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन अदर फेस ऑफ द बॉक्स, बढ़िया बात है, एज शोन इन द फिगर। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये देख लो, रे अगर पैरेलल आ रही है क्या होता है, फोकस से जाती है, पैरेलल आ रहा है, फोकस से जा रहा है, पैरेलल आ रहा है, फोकस से जा रहा है, फिर पैरेलल आ रहा है, फोकस से जा रहा है, फिर पैरेलल आ रहा है, फोकस से जा रहा है, फिर पैरेलल आ रहा है, फोकस से जा रहा है, तो इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ना वहाँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस ही अंदर में रखा गया होगा, नो डाउट। Which of the following statements is true? A convex lens has 4 diopter पावर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, सही है। अगर फोकल लेंथ 0.25 मीटर है तो ये 1/4 मीटर हो जाएगा, और P निकालेंगे तो P इज इक्वल टू 1/f, 1/1/4 इज इक्वल टू +4 डायप्टर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक कॉन्वेक्स लेंस -4 डायप्टर हो ही नहीं सकता, एक कॉनकेव लेंस 4 डायप्टर हो ही नहीं सकता, कॉनकेव लेंस -4 डायप्टर, इसका फोकल लेंथ यहाँ प्लस में दे दिया है, ठीक है, तो ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स, बेटा रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स ही होता है ना, कॉन्वेक्स ही होता है ना रियर व्यू मिरर, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है ना, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेसर देन 1 होगा, सिंपल सी बात है, तो लेसर देन 1 हो गया ऑप्शन इसका। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के रे को जो कन्वर्ज करती है 15 सेंटीमीटर पर, तो ये इसका फोकल लेंथ हो गया। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और HO इज इक्वल टू HI वाला कॉन्सेप्ट रखना है कॉनकेव मिरर में, तो आप 30 सेंटीमीटर पे रख दो ना, कॉनकेव मिरर हो गया,
ये इसका फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच ओ इज इक्वल टू एच आई कब बनता है, जब सेंटर पे रखा हुआ रहता है। तो सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 30 पे रख दो, एच ओ इज इक्वल टू एच आई बन जाएगा। यही है क्वेश्चन। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। तो बेटा ऐसा करो कि कॉन्वेक्स मिरर आप यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को फोकस पे उसका इमेज जो है बना देता है, ठीक है। तो फुल लेंथ इमेज देगा डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग का। तो आप कहोगे सर कॉनकेव भी तो दे देता है, कॉनकेव भी तो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाके उसका इमेज बना देता है, लेकिन वो ब्लर इमेज बनता है, थोड़ा सा ब्लर इमेज बनता है। अगर आपको क्लियर इमेज चाहिए तो फिर आप कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करो, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। देखो बेटा, चाहे टॉर्च की बात करो, कार के हेडलाइट की बात करो, ठीक है, तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम चाहिए। और पैरेलल बीम कब मिलेगा, जब रे फोकस पे आएगी, ठीक है। और फोकस पे आएगी, उसके बाद जो है फोकस से अगर रे गुजरती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो बल्ब को जो है फोकस के आसपास रखना होगा ताकि रेज जो निकले टॉर्च से वो पैरेलल होके निकले, स्ट्रांगली पैरेलल होके निकले, ठीक है। इसलिए वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड फॉर, ये तो सबके लिए है, ऑल मिरर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लेन के लिए है, कॉनकेव के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सारे मिरर्स के लिए है, शेप पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स एज ऑन ए बी सी डी, विच वन ऑफ द टर्म इज करेक्ट। स्लैब से रे को पास करना है, अरे भाई बी होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। You are given water, mustard oil, glycerin, kerosene. In which of these media ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? मैंने बताया था ना अभी आपको कि अगर इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा होगा, और अगर इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग भी कम होगा। अब आप देख लो, ग्लिसरीन का इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेंडिंग करेगा, ठीक है। In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? अगर सेम एंगल से सब में पास किया जाए तो इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा बेंड कर देगा। Which of the following ray diagrams is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure? अब कौन सा रे डायग्राम सही है, कौन सा रे डायग्राम सही है, तो फिगर डी सही है भाई। फोकस से रे आ रही है या पैरेलल आ रही है, कहां से निकल रही है, तो फोकस से निकल रही है, ठीक है। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज करके टिक कर देंगे, लेकिन यहां ध्यान रखो कि पैरेलल आ रही है, ये 2F से निकल रही है, संभव नहीं है ना। पैरेलल आती है बेटा तो कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। Which of the following ray diagrams is correct? ये सब तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप जान ही रहे हो, ठीक है, कि फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, माथा उसका बड़ा दिखता है, middle portion of her body same size, and that of the legs smaller. The following is the order of the combination of the magic mirror. उस मैजिक मिरर में क्या किया गया होगा, तो ऊपर में कनकेव लगाया गया होगा, क्योंकि कनकेव बड़ा बनाता है। बराबर कौन बनाता है, बीच वाले पोर्शन में प्लेन लगाया गया होगा, और सबसे नीचे वाले पोर्शन में छोटा छोटा इमेज बन रहा है तो कॉन्वेक्स लगाया गया होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? Infinity पर ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। तो ये जो है ये कब हो सकता है, किस कंडीशन में ये पॉसिबल है, तो सिंपल सी बात है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सब यही करता है, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को फोकस पे बनाता है, ठीक है, और छोटा बनाता है। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज ए स्फेरिकल मिरर और लेंस इन फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस, ठीक है। अब यहाँ जो है हम लोगों को ऑप्शंस लिखने हैं, इसके आंसर्स लिखने हैं, डिवाइस आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, जो भी हो, है ना।
और इमेज के लिए ध्यान रखना है बेटा कि इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस दिया है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, डिवाइस और फोकस के बीच में रखा है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड बिहाइंड इट। सोचो जा सा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव ऐसा करता है ना, तो हिंट में दिया हुआ है आपको कि ये कॉनकेव मिरर होगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, फिर फोकस और डिवाइस के बीच में रखा है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस का केस है, ठीक है, क्योंकि मिरर तो पीछे बना देता है, लेंस आगे ही बनाता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। अगले नंबर में चले आओ, मतलब लेंस भी आगे नहीं बनाता, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बना देता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिस्ड एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, इंफिनिटी और डिवाइस के बीच में रखा है। इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिस्ड एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द सेम साइड। इमेज छोटा बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है, ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है, देख लो। इन्फिनिटी का तो ये फोकस पे बना देता है ना, पता है ना आपको। अगर रे मान लीजिए इन्फिनिटी से आ रही है, रे मान लीजिए इन्फिनिटी से आ रही है, तो इमेज ये बना देता है फोकस पर, ठीक है। ये मान लीजिए इसका 2f हो गया। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में रखा है, किसी भी दूसरे पोजीशन पे रखा है, मान लो यहां रख दिया, सपोज करो बियॉन्ड 2f रख दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, तो इमेज छोटा बन रहा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ और ओ के बीच में बन रहा है, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए ना। अगर मान लीजिए कि यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो एक रे तो बेटा पैरेलल जाएगा, चलो भाई ये फोकस से जाता हुआ, फोकस के डायरेक्शन में जाता हुआ मालूम पड़ेगा। दूसरा रे हम पास कर दे रहे हैं बेटा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखो ना इमेज यहां बन गया ना, यही तो क्वेश्चन है। छोटा बनता है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अगले नंबर में आओ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिस्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड इट। अब यही वाला कॉन्सेप्ट कौन दिखा देता है भाई, तो कॉन्वेक्स मिरर दिखा देता है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इमेज फॉर्मेशन से हैं। इमेज फॉर्मेशन को अगर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं किया है, या मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तो वी साइंस नेक्सस पर चैप्टर्स अवेलेबल है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी अवेलेबल है, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड भी अवेलेबल है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं हर जगह डलवा दूंगा, जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन होगा उस चैप्टर का भी लिंक जो है, क्वेश्चन तो पढ़ा ही रहा हूं, और चैप्टर जो चैनल पे है एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इसमें डलवा दूंगा, ताकि आपको अगर कहीं परेशानी हो तो आप उसको फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन का एक एक केस आपको जो है दिमाग में रहना ही चाहिए, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आसानी से सॉल्व होते हैं। Why does a light ray incident on a rectangular glass slab immersed in any medium emerges parallel to itself? Explain using a diagram. अब स्लैब बना लो, स्लैब का डायग्राम बना लो। ये मान लो स्लैब हो गया, ए बी सी डी। अच्छा, इसका हिंट भी दिया हुआ है। The ray emerges parallel to the initial path because the extent of bending of the ray of light at the opposite faces of the slab is equal and opposite. अब ये extent क्या है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, सही लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए रे आ रही है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है बेटा। अब रे मान लो आ रही है, और हमने यहां नॉर्मल भी ड्राउ कर रखा है, तो रे को निकल जाना चाहिए ऐसे, ठीक है।
ऐसे निकलती नहीं है, रे निकल जाती है बेंड करके ऐसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब यहाँ फिर जो है फिर से हम नॉर्मल ड्राउ करते हैं। अब रे को निकल जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ना निकल करके ये फिर बेंड हो जाती है, बेंड होके निकलती है, ये फिर बेंड हो जाती है, फिर से बेंड होके निकलती है। इसीलिए यहाँ इंसिडेंट रे जो है वो इमर्जेंट रे के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग की अगर बात करें, ये जो बेंड किया है यहाँ इस एंगल को देखिए, ये θ1 देखिए, और ये यहाँ जो बेंड किया है इस एंगल को देखिए, θ2 देखिए। एक बार जो है एक बार बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है और एक बार बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है। निकलना चाहिए ऐसे और निकल रही है ऐसे। ठीक है, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। तो ये एंगल जो है ना, ये θ1 θ2 के बराबर हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है, जितना यहां बेंड करती है, बेंडिंग टुवर्ड्स होता है, उतना ही यहां बेंडिंग अवे हो जाता है। इसीलिए बेटा ये जो रे है जिसको आप इंसिडेंट रे कहते हैं, ये इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाता है। और इक्वल एंड अपोजिट इसलिए लिखा हुआ है, पहली बात तो ये एंगल जो बेंडिंग का है वो इक्वल होता है, दूसरी बात डायरेक्शन अपोजिट होता है, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसीलिए इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अगले नंबर में चलते हैं। A pencil when dipped in water in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water. अब पेंसिल पानी में मान लो डूबी हुई है तो कैसी दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, Will the pencil appear to be bent to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene, turpentine? Support your answer with reason. नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि वाटर का इंडेक्स अलग है, केरोसिन का इंडेक्स अलग होगा, टर्पेंटाइन का इंडेक्स अलग होगा, तो टेढ़ा तो सब में दिखेगा, टेढ़ा तो सब में दिखेगा, लेकिन क्योंकि सबका इंडेक्स अलग अलग है इसीलिए सब में सेम एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग नहीं हो सकता है ना, सेम एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग नहीं हो सकता है, सब में अलग अलग एक्सटेंट होगा। हिंट, नो नंबर ऑफ बेंडिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट। नंबर ऑफ बेंडिंग तो यहां नहीं है, यहां नो लिख दो। नो बेंडिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स अलग अलग है अलग अलग लिक्विड का, इसलिए अलग अलग बेंडिंग होगा, है ना। हाउ इज द स्पीड ऑफ लाइट, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ऑब्टेन एन कैसे रिलेट करता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया। अच्छा, तो पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है किसी भी मीडियम का, वो स्पीड ऑफ लाइट से कैसे रिलेट करता है। तो सिंपल सी बात है भाई कि एन और वी का क्या रिलेशन है, एन अगर बढ़ेगा तो वी घटेगा, मैंने पहले ही बता दिया है, और एन अगर घटेगा तो वी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, वेलोसिटी घटाओगे इंडेक्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे इंडेक्स घटेगा। और एक एक्सप्रेशन निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करते हुए, उसका हिंट भी आपको एग्जाम्पलर ने दे रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, तो आप जानते हैं कि n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1 हो जाता है। ठीक है, अब बिकॉज n इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, c बाई वी होता है, तो n2 के जगह क्या रख देते हैं, c बाई v2 रख देते हैं, और n1 के जगह c बाई v1 रख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू c बाई v2 इंटू v1 बाई c कर देते हैं, c और c कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, v1 बाई v2। तो एक्सप्रेशन हमारा निकल गया, n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। इंडेक्स को स्पीड से रिलेट करना था। अब आप क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है,
किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हुए और वेलोसिटी से रिलेट करते हुए, स्पीड से रिलेट करते हुए आप एक एक्सप्रेशन निकालें, तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन निकाल लोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज दिस। refractive index of diamond with respect to glass is 1.6 and absolute refractive index of glass is this. Find the absolute refractive index of diamond. सिंपल सी बात है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ND बाय NG इज इक्वल टू 1.6 दिया हुआ है। ND बाय NG का वैल्यू आपको 1.5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1.6 हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ND इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर देना इसको। A convex lens of focal length 20 centimeter can produce a magnified virtual image as as well as a real image. Is this a correct statement? एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्या वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। क्यों नहीं बनाएगा? किसने रोका है? ठीक है, आराम से बनाएगा, आप जानते ही हो। इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? हाँ भाई करेक्ट है। इफ यस, वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज इमेजेज। अच्छा, ये मान लीजिए लेंस हो गया आपका, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया भाई, फोकस हो गया, 2F हो गया, यहाँ भी F रख लेते हैं, 2F रख लेते हैं। फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ, ठीक है, तो F डैश भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2F 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिना कोऑर्डिनेट के लिख रहा हूँ, परेशान मत होना, सिर्फ समझा रहा हूँ। Is this a correct statement? If yes, where shall the object be placed in each for obtaining these images? अगर आपको रियल इमेज बनाना है और मैग्नीफाइड बनाना है, क्या मैग्नीफाइड वर्चुअल, हाँ मैग्नीफाइड भी बनाना है, बड़ा बनना चाहिए। कहाँ रखोगे बेटा? तो सिंपल सी बात है, अगर रियल बनाना है तो हम यहाँ रख देंगे, रियल एंड मैग्नीफाइड बना देगा, और अगर वर्चुअल बनाना है तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो रियल बनाना है तो 20 और 40 के बीच में रखेंगे, और वर्चुअल बनाना है तो लेसर देन 20 पे रख देंगे। आपके एग्जाम्पलर ने ये हिंट भी दिया हुआ है और मैंने आपको समझा भी दिया। Sudha finds out that the sharp image of a window pane of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. अच्छा, ठीक। सुधा क्या कर रही है कि खिड़की का कोई जो है पल्ला है, कोई डोर है उसके लेबोरेटरी रूम में, उसका वो जो है शार्प इमेज बनाती है। किस चीज से बनाती है भाई? Sudha finds out that the sharp image of the window pane of her science laboratory is formed at a अब देखो यहाँ एक मामला हिडन है कि उसको 15 सेंटीमीटर पर उसने ये कर लिया, कैप्चर कर लिया। 15 सेंटीमीटर पर उस इमेज को उसने कैप्चर कर लिया, शार्प इमेज उसका कैप्चर कर लिया। तो ऑब्वियसली ये लेंस जो होगा, ये लेंस इसका कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव लेंस के इमेज को कैप्चर किया ही नहीं जा सकता, तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। She now tries to focus the building visible to her outside the window instead the window pane without disturbing the lens. अब देखो लेंस वहीं रहने देती है और डिस्टेंस बढ़ा देती है। मतलब अब लेबोरेटरी के खिड़की का इमेज नहीं बनाना है, उसको खिड़की का इमेज ऑब्टेन नहीं करना है, खिड़की के बाहर जो कोई बिल्डिंग है, दूर बिल्डिंग है, उसका इमेज उसको ऑब्टेन करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ है। इन विच डायरेक्शन विल सी मूव द स्क्रीन to obtain a sharp image of the building? What is the approximate focal length? Focal length तो यही हो जाएगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज अगर बना रही है तो 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स ही होगा उसका। तो इन विच डायरेक्शन विल सी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ? अब देखो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ तो हो गया, अब वो ले किधर जाएगी? तो कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, बोलो बेटा? इमेज फॉर्मेशन में, इमेज फॉर्मेशन के केस में ये अपना क्या प्रॉपर्टी दिखाता है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा, ऑब्जेक्ट
जैसे जैसे नजदीक आएगा, एक बार में समझो, आराम से समझ जाओगे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा तो भाई इमेज जो है वो दूर निकलता जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर करोगे तो इमेज क्या होगा, पास आता जाएगा। ठीक है, तो पहला अगर 15 सेंटीमीटर पर बना है और वो खिड़की के पैन के बदले जो है अब इन्फिनाइट पर बिल्डिंग है, कहीं दूर बिल्डिंग है, उसका इमेज वो ऑब्टेन करना चाहती है। ठीक है, तो इमेज तो नजदीक बनता जाएगा ना, इसलिए स्क्रीन को उसको क्या करना होगा, लेंस के तरफ शिफ्ट करना होगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल सी मूव द स्क्रीन, तो स्क्रीन को वो लेंस की तरफ शिफ्ट करेगी, टुवर्ड्स द लेंस शिफ्ट करेगी, सिंपल सी बात है। सुधा शुड मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स द लेंस, हाँ बिल्कुल सही है। सो एज टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज, और कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा ही दिया, और अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिलेटेड, सिंपल सी बात है बेटा, पावर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है, P इज इक्वल टू 1/f होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। यू आर प्रोवाइडेड विथ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, आपको दो लेंस दिया गया है, एक 20 सेंटीमीटर का है, एक 40 सेंटीमीटर का है। Which lens will you use to obtain more convergent light, ठीक है, कौन ज्यादा लाइट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर वाला ले लो ना, क्योंकि फोकल लेंथ अगर कम रहेगा तो पावर ज्यादा होगा, और पावर ज्यादा होगा तो ज्यादा पावर से रे को कन्वर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अब 20 सेंटीमीटर वाला ले लो। Under what conditions is in an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will always be parallel, ये तो आपने पढ़ा भी होगा इस चीज को। Whatever may be the angle of incidence, आप क्या करो कि आप दो प्लेन मिरर ले लो और इसको आप राइट एंगल पर 90 डिग्री एंगल पर अरेंज कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल, चाहे आप किसी भी एंगल से रे को इंसिडेंट करो। ठीक है, तो इसका फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, ठीक है, इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। When two plane mirrors are placed at right angle to each other, then the incident and reflected rays will हाँ बिल्कुल सही लिखा है, always be parallel to each other, है ना, चाहे किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से आप ला के ले आओ। और डायग्राम बना के दिखाना है तो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, इसी तरह से सेम जो है डायग्राम बना के दिखा देना है। Draw a ray diagram showing the path of ray of light when it enters with oblique incidence from air to water, ये तो आपने कई बार बनाया होगा कि एयर से वाटर में आ रहा है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो वाटर से एयर में जा रहा है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि रेयर से डेंसर में आता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ओके बेटा, तो ये आपका एग्जाम्पलर सेशन था। ठीक है, एग्जाम्पलर में सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने इन डिटेल आपके लिए सॉल्व किया है। ठीक है, और उसके साथ कुछ और क्वेश्चंस जो है वो हमने इंक्लूड करवा दिए हैं, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एक्चुअली होता क्या है कि वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का जो है एक कलेक्शन होता है, छोटे छोटे ढेर सारे क्वेश्चंस को एक साथ जोड़ के लॉन्ग आंसर बना दिया जाता है। तो यहाँ ही समझने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो आप बहुत आराम से समझ जाते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर के साथ। ये आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एनसीईआरटी भी ऑलरेडी जो है चैनल पे हो गया, आपका एग्जाम्पलर भी जो है वो भी चैनल पे आ गया, आप इसको जो है बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें। अगला लेक्चर आपका जो है वो ह्यूमन आई से आएगा, उसके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का आएगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर चैप्टर का हर संभव क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आपको ना स्कूल एग्जाम में दिक्कत हो ना बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा परेशानी हो। ओके बेटा, थैंक यू।